नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पे क्लेम किया जा सकता है और कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा विद कंडीशन। पेपर 2 का मैंने पहले ही कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया हूं प्रूफ के साथ, और इसमें भी कंप्लीट सॉल्यूशन है प्रूफ के साथ, और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं केवल वही प्रश्न को डिस्कस करूंगा जो इम्पोर्टेंट है और जिस पे कन्फ्यूजन है, ताकि वीडियो लंबा ना जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर 2 में जो था झारखंड स्पेसिफिक, उसमें एक प्रश्न का उत्तर जो जेपीएससी दिया है वो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसका आप जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं, वीडियो पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का है। आप लोग या जो भी हो, आप लोग इस डॉक्यूमेंट के थ्रू क्लेम कर सकते हैं जेपीएससी को कि नहीं, गौतम बुद्धा 1986 का है और जो आपने उत्तर दिया है वो गलत दिया है। तो चलिए पेपर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, और ये सेट सी है। तो पहला ही प्रश्न था जिसमें सभी को डाउट है, तो हो सकता है जेपीएससी ने गलत उत्तर दिया हो, जो अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था। तो उत्तर जो दिया गया है जेपीएससी के द्वारा वो पलामू है, लेकिन ये जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, प्रूफ दिया है, ये एनसीईआरटी क्लास 8th का बुक है, जिसमें साफ लिखा गया है कि सिंहभूम जिले की ओर से हुआ था। मैं और भी प्रश्न को स्किप करते जा रहा हूं, और आपको कोई भी डाउट हो तो हमको मैसेज कर सकते हैं। मैं उन्हीं प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं जो आपके नज़र में डाउट है, आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन है कि क्या होना चाहिए। प्रश्न 6, किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो इसका सही उत्तर ए है फागो, और मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट दे दिया है, आप देख सकते हैं। और स्क्रीनशॉट का रेफरेंस कहाँ से लिया है, तो एक बुक थी बिहार के आदिवासी, वहीं पे ये दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न को। इधर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, एक प्रश्न ये थी कि निम्न में से परमाणु बिजली घर, इसका जो उत्तर है ये गलत है। ये कैगा उत्तर प्रदेश नहीं, कर्नाटका में है, और कलकप्पम जो है वो कर्नाटका नहीं, तमिलनाडु में है। तो पूरी उम्मीद है कि जेपीएससी इसको सुधार करेगी। इसके अलावा कोई भी प्रश्न जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर डाउट हो तो हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और एक प्रश्न थी कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो पहली और दूसरी, तो पहली जो है वो है आपका भील, और जो दूसरी है ये गोंड है। और ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, एक गवर्नमेंट का ही साइट से जो 2011 का सेंसस का है, वहीं के डाटा दिया हुआ है। देख सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन जो भील जनजाति का है वो अराउंड 17 मिलियन है, और गोंड का 13 मिलियन। उसके बाद थर्ड नंबर पे है संथाल। हाँ, एक प्रश्न था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो सबका डाउट है इसमें कि 2005 हुआ या 2006 हुआ, लेकिन जेपीएससी ने 2005 आंसर दिया है, तो लगता है कि 2005 ही है। और इसमें एक और जो मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि 2005 ही हो सकता है, इसलिए कि अगला पेज में है कि यहाँ देख सकते हैं कि जनरल एनसीवीजी पीवीएसएम एज्यूम्ड एज द चार्जेज एज वाइस चेयरमैन ऑफ एनडीएमए ऑन 28 सितंबर 2005। तो 2005 में ही इसका इस्टेब्लिशमेंट या कॉन्स्टिट्यूट या फॉर्म्ड हुआ होगा, तभी कोई चेयरमैन बने होंगे। अगर आपको डाउट है तो आप जरूर क्लेम कीजिए, लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है। एक प्रश्न था कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जेपीएससी ने अपना स्टेटमेंट देखिए, हमारे तरफ से कोई गलती नहीं है। प्रश्न मई से पहले ही सेट हो गया था, और प्रश्न को जो मैंने एनालाइज किया उसके अनुसार प्रश्न ये जो आप देख रहे हैं 2/12/2020, इससे पहले ही हुआ है, मतलब नवंबर 2020 या उससे पहले हुआ है। जो आंसर ए दिया है न्यायमूर्ति एचएल दत्तू, ये 2 दिसंबर 2020 को ये रिटायर्ड हो गए थे, और जो नए बने थे वो 2 जून 2021 को। तो ये आंसर माना है, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए जब जेपीएससी ने कह दिया है कि पहले ही क्वेश्चन सेट हो चुका था। तो लेकिन आप क्लेम करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे देखते हैं। मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। वहाँ देखने के बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न पे डाउट होता है तो हमको ज़रूर मैसेज करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट को क्लियर कर सकूँ। एक ये प्रश्न था, बहुत लोगों ने मैसेज किया कि कौन सा लिपि में था, तो ये खरोष्टी लिपि में था। आप देख सकते हैं कि अशोका का जो एडिक्ट है, तो दूसरा नंबर का जो है शहबाजगारी पेशावर का, तो जो पेशावर का आप देख सकते हैं यहाँ की, ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में थी। आगे देखते हैं प्रश्न को। एक और प्रश्न था कि इसको बोला जाता है पांचवा वेद,
तो ये है तिरुमुराई। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है। अगला प्रश्न को देखते हैं जिसमें डाउट हो सकता है। एक और प्रश्न था कि पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि अरिकमेड्डू होगा और बहुत लोग बोल रहे थे तामलुक होगा, और जेपीएससी ने भी उत्तर तामलुक दिया है और मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे भी दिया है। तामलुक है और ये जो अरिकमेड्डू है ये साउदर्न इंडिया का है। अगर फिर भी आपको डाउट हो, आपके पास कोई और रेफरेंस है तो आप जरूर क्लेम करें। आगे के प्रश्न की ओर देखते हैं। हाँ, एक ये प्रश्न था, इसमें भी बहुत लोगों को डाउट है तो मैंने भी इसको रेड मार्क कर दिया है। ये जो है आंसर जो है ये होना चाहिए आपका ADCB, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप लोग जरूर क्लेम करें इसको। एक इसमें भी बहुत लोगों ने मैसेज किया लेटेराइट सॉइल के बारे में, मैंने दोनों का आपको यहाँ पे दे दिया है कि ये हाई टेम्परेचर और रेनफॉल में बनता है। पहला सत्य है, लेकिन दूसरा जो है ये सत्य है कि पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में पाया जाता है, यहाँ पे भी दिया है। लेकिन ये जो जैविक ह्यूमस जो होता है इसमें ये समृद्ध नहीं होता है, ये विकिपीडिया पे दिया हुआ है। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सोइल इज लो। और आगे के प्रश्न देखते हैं। एक ये प्रश्न था कि कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। तो मैंने जो सर्च किया उसके अनुसार पहला जो था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस से रिलेटेड था, सेकेंड जो था वो लैंड रिवेन्यू से था, और थर्ड जो था वो टैक्स रिवेन्यू से था, टैक्स से रिलेटेड, और चौथा जो था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी से था। और ये मतलब दोनों राजाओं के संबंधित था। 2 और 4 ए ऑप्शन मुझे सही लगा है, लेकिन जेपीएससी ने सभी को सही माना है। मैंने सभी का लिंक यहाँ पे दे दिया है, आप पीडीएफ से क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं। और आपको डाउट लगे या लगता है कि जेपीएससी ने सही दिया है तो माइनस कर दीजिए, और अगर लगता है कि जेपीएससी ने गलत दिया तो आप जरूर क्लेम करें। यह भी प्रश्न में बहुत को डाउट था कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, किसने कहा? तो इसको न्यायमूर्ति AS आनंद ने कहा था, मुझे जो रेफरेंस मिला है। आगे की ओर प्रश्न में देखते हैं। मैंने सारा का प्रूफ दे दिया है, कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करें। एक प्रश्न, हाँ, नीति आयोग का एक प्रश्न था, तो मैंने बोल दिया कि जेपीएससी ने अपना दोनों हाथ खड़ा कर दिया, बोल दिया कि भैया क्वेश्चन पहले ही का सेट था, उसी के अनुसार आपको आंसर मारना था। तो अब इसमें आप कुछ कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हो तो कर सकते हैं, लेकिन जो नीति आयोग का था ये 2019 का रैंकिंग है। 19 का रैंकिंग में केरला था, हिमाचल प्रदेश था, तमिलनाडु था, गुजरात नहीं था। लेकिन 2021 का जो रैंकिंग आया, आप लिंक देख सकते हैं, प्रेस ब्यूरो का है ये, तो उसमें ये गुजरात इंक्लूड हुआ। और कोई प्रश्न तो वैसा नहीं लग रहा है, तो उम्मीद है आपको और कोई भी प्रश्न में डाउट ना हो। अगर आपको लगता है कि कोई जेपीएससी ने ज़्यादा किसी और में गलत कर दिया है तो आप हमें ज़रूर बताएं। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, कोशिश की है कि सभी को कवर कर लूँ। और कट ऑफ के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि मेरी क्या राय है, तो चलिए विथ कंडीशन बता देते हैं। तो कंडीशन यही है कि अगर पीटी में रिजर्वेशन मिलता है तो ये कट ऑफ रहेंगे, और अगर पीटी में रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो EWS, OBC और अनरिजर्व ऑलमोस्ट इक्वल रहेंगे। 1 या 2 नंबर आगे हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल रहेंगे। और जो 2016 का परीक्षा दिए थे उसके बारे में अच्छे से अगर आपको एक्सपीरियंस होगा, जान रहे होंगे, तो पता होगा कि OBC का कट ऑफ जनरल से बहुत हाई था। क्यों था ये भी मैं बता देता हूँ कि 326 सीट में OBC 2 जो था उसका मात्र 2 सीट था, और पीटी में रिजर्वेशन न मिलना इसका अनुसार ये होता है कि 2 सीट है तो 2 × 15 यानी कि 30 ही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। उनका अनरिजर्व से कितनों भी ज़्यादा नंबर आ जाए 30 ही सिलेक्ट होंगे, यही था लास्ट में क्राइटेरिया। ऐसा इसलिए पता चल गया सभी को, पिछले बार तो कट ऑफ जेपीएससी ने जारी नहीं की थी, इसलिए पता चल गया क्योंकि बाकी जो थे ST, SC, अनरिजर्व तो अनरिजर्व ही है, तो इनके सीट प्रोपोर्शन में थे, उतना थे कि पता न चले। लेकिन OBC 2 जो था उसका मात्र 2 सीट था, तो 2 × 15 गुना मात्र 30 सीट। इसी पे बाद में बवाल हुआ था। अब देखते हैं कि इस बार क्या होता है, ये मेरा अनुमान है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।